हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये हम हिंदी लैंग्वेज से जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये आपके सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये यूपी टेट में प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए थे। सो दैट्स वाई वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है, और वीडियो को पॉज कर लिया करो आप। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? न, म, द या ध। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, कौन सा व्यंजन जो है त वर्ग का नहीं है। देखिए त वर्ग में कौन कौन से आते हैं? त, थ, द, ध और न, है ना। लेकिन म जो है ये नहीं आता है ना, क्योंकि म जो है प वर्ग में आता है ना। तो इसमें त वर्ग का जो नहीं है व्यंजन वो है म। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है? संदेश सूचक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य या इच्छा बोधक वाक्य। तो राजा नगर में आए अर्थ के आधार पर ये जो है ना विधानार्थक, या जिसको हम कहते हैं विधिवाचक वाक्य है। विधिवाचक वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध होता है, जैसे राधा ने पढ़ लिया, राम आ गए, मैंने भोजन कर लिया, तो इस तरह के। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी आंसर, विधानार्थक वाक्य। निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुव्रीहि सामासिक शब्द है दशानन, लुप्त पद, प्राप्तोदक या उपहत पशु। तो बताइए इसमें सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो यहाँ है बहुव्रीहि समास में दशानन। ठीक है, दशानन में बहुव्रीहि समास है जहाँ पर प्रथम पद दूसरे की विशेषता बताता है और दोनों पद मिलकर किसी और की विशेषता बताते हैं, तो वहाँ होता है बहुव्रीहि शब्द। ठीक है, इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? तीर्थों के पंडे पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो डैश हैं हो। ठीक है, जो डैश हो। इसके ऑप्शन देख लीजिए, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मान न मान मैं तेरा मेहमान, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास या आप काज महाराज। तो तीर्थों के पंडे पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो आँख के अंधे गांठ के पूरे, यानी धनी मूर्ख हो जिससे उन्हें जो है आसानी से बहलाया जा सके, इसलिए आँख के अंधे गांठ के पूरे सही जो है लोकोक्ति सही होगी। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही है। मैं अपना सिर खुजलाता हूँ इस वाक्य में है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया या अकर्मक सकर्मक दोनों नहीं। तो क्या सही आंसर होगा? मैं अपना सिर खुजलाता हूँ, तो इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। जहाँ वाक्य में कर्म का प्रयोग हो वहाँ सकर्मक होती है। ठीक है, मतलब जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के बजाय कर्म पर पड़े तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, और यहाँ पर खुजाना क्रिया का प्रभाव जो है कर्म यानी सर पर पड़ रहा है, तो आंसर सही हो जाएगा सकर्मक क्रिया। मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया, यह वाक्य है सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संक्षिप्त वाक्य है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, और वीडियो को आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। तो मैं खाना खा चुका तब वह आया, तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और दूसरा उपवाक्य होता है। उपवाक्य स्वतंत्र ना होकर डियर प्रधान वाक्य पर डिपेंड होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रधान वाक्य कौन सा है? मैं खाना खा चुका, मतलब मैं खाना खा चुका, और उपवाक्य कौन सा है? तब वह आया। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा सी आंसर। मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या क्रिया। तो कुत्ते की विशेषता बता रहा है काला, है ना, तो क्या होगा यहाँ पर? विशेषण। सी आंसर सही है। निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है? वाक्य, आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो। तो
तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो मतलब कौन सा विराम चिन्ह लुप्त है, तो वो है पूर्ण विराम। ये जो लास्ट में ऐसे होता है, ठीक है, पूर्ण विराम। ओके डियर, तो डी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। अगला है संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द या देशज शब्द। 39 में आंसर राइट हो जाएगा। तो ये कहलाते हैं तत्सम शब्द। एक अनार 100 बीमार, यह एक मुहावरा है, वाक्य है, वाक्यांश है या लोकोक्ति है? तो एक अनार 100 बीमार, तो ये क्या है आपका? इसका अर्थ है वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक। मतलब वस्तु तो एक है लेकिन उसको चाहने वाले ज़्यादा हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा है ना? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा क्योंकि ये एक लोकोक्ति है। डी आंसर यहाँ पर राइट है। कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है अवितस्त, कृतांत, अमर्ष या मृषा। कोप शब्द का, कोप का पर्यायवाची शब्द जो है वो है जैसे जिसको हम कहते हैं गुस्सा, आक्रोश, है ना, और रोष, अमर्ष, ये सभी जो हैं कोप के पर्यायवाची हैं। सी आंसर सही है। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर या मूल स्वर। तो देखिए स्वर कौन से होते हैं? उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण हम बिना किसी विघ्न के या बिना किसी बाधा के हम करते हैं। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती और भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। क्लियर? गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह, योजक चिन्ह या अवतरण चिन्ह। तो गौरव गाथा, इसके बीच में जो हाइफन लगा हुआ है ना, ये आपको बताना है। तो ये योजक चिन्ह होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइफन। ठीक है, योजक चिन्ह लगा हुआ है ना, तो सी आंसर सही है। पॉकेट मार शब्द में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। पॉकेट मार यानी पॉकेट को मारने वाला, तो ये है तत्पुरुष। बी आंसर सही है। प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? शर्म के मारे चुप हो गया, तो इसका आंसर आप देखिए। शर्म के मारे चुप हो गया मतलब इसका भाव क्या है? मतलब अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पर राइट है। आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? लज्जित करना, स्वागत करना, सावधान करना या क्रोध से देखना। आंखें दिखाना इसका अर्थ है किसी को डराना, किसी को क्रोध से देखना। डी आंसर यहाँ पर राइट है। कहू रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है, तो किस तरीके से हुआ है? कहू रावण रावण जग केते में पहले रावण का प्रयोग जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है और दूसरे रावण का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के नाम पर हुआ है। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, सी आंसर सही है। भगवत भक्ति में संधि है विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या गुण स्वर संधि। भगवत भक्ति में संधि जो है भगवत, ठीक है, भगवत प्लस भक्ति। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। सी आंसर यहाँ पर राइट है। अनुकरणीय में लगा प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा होता है? जो शब्द के पीछे होता है और उपसर्ग जो आगे होता है। तो प्रत्यय कौन सा है? अनुकरणीय, अनुकरणीय ई है, तो ई है होगा। आंसर राइट हो जाएगा हमारा डी आंसर ई है। वर्तनी की दृष्टि में कौन सा शब्द सही है? तो ये आपको बताना है द्वंद्व। तो द्वंद्व किस तरह से सही होगा? ये इस तरह से डलेगा द्वंद्व। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, ये इस तरह से दिए जाते हैं और आपको पता नहीं होता है, फिर दैट्स वाई क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? पदबंध, पदतल, पदरूप या पदत्राण।
किसी वाक्य के अंश को हम क्या कहते हैं? पदबंध। ठीक है, ए आंसर यहाँ पर राइट है। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। इसमें शब्द शक्ति पहचानिए। लक्षणा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, माधुर्य शब्द शक्ति या व्यंजना शब्द शक्ति। 52 में तो इसमें है व्यंजना शब्द शक्ति। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? धातु, क्रिया, मूल धातु या यौगिक धातु। मूल शब्द में विकार होने से जो क्रिया बनती है उसको हम कहते हैं यौगिक धातु। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा डी आंसर। संज्ञा का वह रूप जिसके क्रिया के आधार का बोध होता है करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। तो जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है अधिकरण कारक जो है संज्ञा का, ये ऐसा रूप है। तो डी आंसर यहाँ पर राइट है। अब ये डियर जो है अपठित गद्यांश है, तो ये भी पूछा जाता है आपके पेपर में, चाहे वो आपका रीट हो या यूपी टेट हो, सभी में गद्यांश पूछा जाएगा हिंदी में। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो और फिर इसके आंसर्स हम देखेंगे। ठीक है, तो पद्यांश जो है, जीव और उनके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन ही पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। जीव हमारे पर्यावरण के अजीवित तत्वों या घटकों से क्रिया करते हुए सम्मिलित रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं। इसे पारिस्थितिकी तंत्र या इको तंत्र कहा जाता है। विभिन्न इको तंत्र का संगठन भिन्न भिन्न होता है। इको तंत्र यथार्थ में कार्बनिक या जैविक और अकार्बनिक या अजैविक घटकों की आपस में अंतःक्रियाओं और उनकी परस्पर निर्भरता का समुच्चय है। इस शब्द का प्रयोग मूल रूप से जीवों के समूहों और आवासों के परस्पर मिलने से निर्मित एक क्रियाशील इकाई के निर्माण को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इस ग्रह पर उपस्थित समस्त इको तंत्र को सम्मिलित रूप से जैव मंडल की संख्या दी जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों में सूर्य का प्रकाश, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु, उत्पादक उपभोक्ता, सूक्ष्म एवं बड़े उपभोक्ता शामिल हैं। इको तंत्र को सुरक्षित रखते हुए विकास की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन हमारी जिम्मेदारी है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब हम इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। जीवों और उनके पर्यावरण की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी या एंडोक्राइनोलॉजी। तो क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है इकोलॉजी। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त इको तंत्र को सम्मिलित रूप से कहते हैं सौरमंडल, जैवमंडल, तारामंडल, इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट अभी हमने ये गद्यांश पढ़ा है, तो इसको हम कहते हैं जैवमंडल। पारिस्थितिकी तंत्र या इको तंत्र का यह घटक नहीं है सूर्य का प्रकाश, कार्बनिक पदार्थ, परमाणु ऊर्जा या मौसम। तो ये है परमाणु ऊर्जा। पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना, यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? 58 में बताना है पठन कौशल का उद्देश्य जो है पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना है। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, व्याकरण का सही प्रयोग या विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। तो संबंधित नहीं है लेखन से, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक है, बलाघात का प्रयोग होगा श्रवण कौशल में, बोलने के कौशल में, पठन कौशल में या लेखन के कौशल में। तो आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा? और डियर मेरा पर्सनल चैनल भी है स्टडी विद दीक्षा राठौर, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी क्लासेस होती हैं। तो 60 में आंसर सही हो जाएगा बोलने के कौशल में। बी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8295024375 82 950 24 375। तो यहाँ पर आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।